हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो क्या हाल चाल है? चलिए, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? खैर, इलेक्ट्रिक चार्ज जानने से पहले हम किसी पदार्थ के दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है बचपन से कि जितने भी एटम्स हैं या जितने भी मटेरियल्स हैं अर्थ पे या यूनिवर्स में, वो सब किसी न किसी मतलब वो सब कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। करेक्ट, एलिमेंट्री पार्टिकल से। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हमने सैकड़ों एलिमेंट्री पार्टिकल्स ढूंढ निकाले। ठीक है, अब उन सैकड़ों एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सारे हमारे यूज के नहीं है, कुछ तो इतने रेयर है कि मिलते भी नहीं है, सारे एटम्स में होते भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो हम यहाँ पर इस वीडियो में हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो हम उनके बारे में जिक्र भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इसलिए उन तीन पार्टिकल्स के बारे में जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम हमने काफी अच्छे से सुना है। उनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पहले उनके मास के बारे में जान लेते हैं। उनका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.10940 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये मास की बात क्यों कर रहे हैं? मास की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे हम बताते हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, काफी फेमस लॉ, जिसके लिए न्यूटन काफी बढ़िया उससे जाने जाते हैं। तो वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ बेसिकली मास पे ही डिपेंड करता है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान पे। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि यदि दो पदार्थ को किसी एक निश्चित दूरी पर रखा जाए तो उनके जो द्रव्यमान होंगे उनका गुणनफल एक फोर्स पैदा करेगा। उस एक फोर्स के समानुपाती होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उनके बीच की दूरी उस फोर्स के विद्युतक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सिचुएशन में अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को रखें, कितनी दूरी पर? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उसके बीच क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन का। ठीक है, इस फोर्स से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें सेम इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन की, तो वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट करने के साथ साथ रिपेल भी करते हैं। रिपल्सन का फोर्स कितना है? रिपल्सन का फोर्स है ये 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। अब ये एक्स्ट्रा फोर्स जो है, इस एक्स्ट्रा फोर्स को हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो ये फोर्स थी उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये जो रिपल्सन फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है, यानी सेम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन, और दोनों में अंतर है। फोर्स ऑफ रिपल्सन से काफी बड़ा है। ठीक है, बहुत हायर है। हायर होने का कारण क्या? हायर होने का कारण जो भी हो, मतलब आइडिया इससे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उस फोर्स ऑफ रिपल्सन को जनरेट कर रहा है, उस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स को तो मास जनरेट कर रहा है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रहा है, ये तो क्लियर है। बट ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है? तो ये फाइनली फाइंड आउट हुआ कि मास के अलावा भी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है एटम्स की,
जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है। इस एडिशनल प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज का। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी तरीके से जैसे मासेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है, तो यहां से हम ये डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी एटम का, वो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो इलेक्ट्रिक चार्ज कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने बचपन से दो तरह के चार्जेस पढ़े हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश। तो जैसा बताया हमने कि जब इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा तो उनमें एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वैसे ही उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोटॉन के साथ भी होता है। क्या अमाउंट है? 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। सेम, कोई चेंज नहीं। ठीक है, कोई चेंज नहीं। तो अगर कोई चेंज नहीं है फोर्स में, रिपल्सन फोर्स इक्वल है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात, इसका मतलब जाहिर है कि उसमें भी उतने ही अमाउंट का चार्ज है जितने अमाउंट का चार्ज इलेक्ट्रॉन में है। ठीक है, अभी यहां देखते हैं, अगर हम पहले हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को रख रहे थे, अब और या प्रोटॉन और प्रोटॉन को, अभी हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रखते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो क्या होता है? फिर भी उस सिचुएशन में भी फोर्स जनरेट होता है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होता है। वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। बट यहां पर डिफरेंट क्या है? यहां पर डिफरेंट ये है कि ये वाला जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपल नहीं करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों भाई? अभी तक तो क्या था, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने लगे? इसका जाहिर सा मतलब ये निकल के आ रहा है कि दोनों में कुछ बदलाव है। मास जो चार्ज है वो तो इक्वल है, ये वैल्यू सेम आ रही है, फोर्स की वैल्यू सेम आ रही है, चार्ज इक्वल है, बट उनका जो नेचर है वो ऑपोजिट है। एक, अगर हम एक को पॉजिटिव माने तो दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो ये होगा उसका। नेक्स्ट, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को ऐसी सिचुएशन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को किसी स्मॉल वॉल्यूम एरिया में किसी स्मॉल वॉल्यूम में रखें, तो वो ना किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ना किसी प्रोटॉन को रिपल करेंगे। वाइस वर्सा, ना किसी प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ना किसी इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। मतलब वो अब एक दूसरे में ही मस्त रहेंगे, उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी, उनको मोक्ष मिल चुका है। अब वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, किसी और को अपने पास नहीं बुलाएंगे। इसका जाहिर सा मतलब ये निकल के आता है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो सिस्टम होता है वो हमेशा, उनके बीच का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आएगा प्लीज आगे कुछ और करेंगे, उसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये हम करते हैं। तो यहाँ से ये जो डेफिनेशन हमने, मतलब सॉरी डेफिनेशन कह रहा हूँ, जो हमने स्टेटमेंट दी ये अपोजिट नेचर वाली, तो इसमें किसी एक को हमें अपने आसानी के लिए किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और किसी एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लिया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लिया। पर ध्यान रहे, यहाँ पर ये जो प्रोटॉन का पॉजिटिव होना और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होना, ये सिर्फ मान्यता है, उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है, उनकी वैल्यू दोनों की इक्वल है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। बट चेंज क्या है? सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का चेंज है। ठीक है, मतलब एक अगर साउथ की तरफ भागेगा तो दूसरा नॉर्थ की तरफ भागेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? देखो, जैसे नॉर्मली सारी चीजें आप अपनी हाइट मेजर करते हो सेंटीमीटर या मीटर में, अपने गांव से अपने स्कूल की डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करते हो।
या किसी कंट्री की एरिया किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट मेजर करते हैं। ऐसे हर चीज़ के लिए एक यूनिट बनाई गई है। तो चार्ज की क्या यूनिट है वो हम देखते हैं। तो जैसे बेसिकली हमने ये पढ़ा, पीछे भी पढ़ा कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना भी मुश्किल है, क्योंकि आसान नहीं है। जैसे टाइम को डिफाइन करना मुश्किल है, लेंथ को डिफाइन करना मुश्किल है, और मास को डिफाइन करना मुश्किल है। अब आप सोच रहे हो कैसे टाइम को और लेंथ को, कैसे टाइम 1 सेकेंड, तो वो मुश्किल नहीं है। 1 सेकेंड मुश्किल नहीं है, मुश्किल है टाइम एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको भी डिफाइन करना। फिर भी मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बॉडी मान ली है। बेसिकली वो स्टैंडर्ड बॉडी प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो हम जिस बॉडी का हमें चार्ज मेजर करना है, जिस ऑब्जेक्ट का हमें चार्ज मेजर करना रहता है, उस ऑब्जेक्ट का चार्ज हम दूसरे जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उसके चार्ज से कंपेयर करते हैं और हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी हाइट मेजर करने के लिए इंची टेप लाते हैं, तो इंची टेप जो होता है उसका पहले से उसको कैलिब्रेट किया रहता है कि हाँ ये इतनी डिस्टेंस 1 इंच होगी, इतनी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो वैसे इसका भी एक यूनिट बनाई गई है। वो यूनिट एसआई में क्या है, कूलम्ब है। अभी आगे हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा क्यों चार्ज को ही कूलम्ब, चार्ज की यूनिट को कूलम्ब दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली कूलम्ब क्या होता है, एक कूलम्ब वो चार्ज होता है जो 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड तक किसी वायर में फ्लो करवाए, ठीक है। यहां पर आप डेफिनेशन देख सकते हो। तो एक चार्ज पे कितना प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, बट वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटम क्या, मतलब कितने अमाउंट ऑफ चार्ज आ सकता है। देखो बेसिकली क्या है कि हमने बताया कि जो सबसे मेजर चार्ज कैरियर है पूरे यूनिवर्स में वो अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और हमने प्रोटॉन का चार्ज जो मान लिया है वो ई मान लिया है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया है ई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन का चार्ज हमने ई मान लिया है, ठीक है। अब इसी चार्ज के आधार पे ही हम बाकी सारी चीजों के चार्ज हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक वो ले लिया हमने एटम, कोई एक एटम ले लिया, बेसिक चलो मान लिया नाइट्रोजन का एटम ले लिया। नाइट्रोजन के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 5 होते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला है, ये N1 है नंबर ऑफ प्रोटॉन, N2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ E की वैल्यू हमने माइनस क्यों रखी है, E की वैल्यू हमने माइनस इसलिए रखी है क्योंकि E नेगेटिव होता है। E हमने माना प्रोटॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के अपेक्षा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे में N1 इंटू E प्लस N2 इंटू माइनस E, जब इसको इक्वल करेंगे तो N1 माइनस N2 इंटू E आपका फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि जो नेट चार्ज होगा, जैसे हमने पीछे देखा अभी, नेट चार्ज होगा वो 0 होगा अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल हैं। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में हमें ये देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऐसे में हर एटम, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके हर एक एटम में जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा 0 आएगा इस इक्वेशन से, ठीक है। तो अभी पीछे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि जो अपने 3 वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो जो और भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं अगर वो भी चार्ज वो कर रहे हैं तो उनका भी चार्ज हम ई के उसमें ही लेके चलते हैं, ई के मल्टीपल में ही लेके चलते हैं। तो इस तरह से हम
ई की जो भी वैल्यू है, सॉरी चार्ज की जो भी वैल्यू, उसको हम ई के रूप में क्वांटाइज करते हैं। क्वांटाइज करने का मतलब यह है कि ई के रूप में हम डिनोट करते हैं ई के रूप में। जैसे सपोज हमें किसी पदार्थ का चार्ज निकालना है तो हम क्या मान लेते हैं कि इसका चार्ज 150 ई है। 150 ई मतलब 150 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स चार्ज, 150 गुना प्रोटॉन का चार्ज। 150 गुना प्रोटॉन का चार्ज। तो ये भी बड़ा आसान हो जाता है इससे निकालने में, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना, कोई ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी एक्चुअल उस पर नहीं आए हैं, जब कूलॉम्स लॉ स्टार्ट होगा तो आपका एक्चुअल कोर्स स्टार्ट होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमने कंजर्व ऑफ एनर्जी पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है हमने, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है हमने, कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों का कंजर्वेशन हमने पढ़ा है। तो चार्ज भी कंजर्व किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, किए जा सकते हैं छोड़ो, किए जाते हैं, होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है, लेकिन वो एक आइसोलेटेड सिस्टम था। मतलब जैसे हमने एक एटम ले लिया, वो आइसोलेटेड है, हाइड्रोजन एटम ले लें, तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होगा, ठीक है। एक कमाल की बात इसमें यह है कि नॉर्मली हमने कंजर्वेशन में क्या पढ़ा है कि ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पर यह है चार्ज को पैदा भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। बट ट्विस्ट कहाँ है? ट्विस्ट ये है कि जो नेट चार्ज है उसको ना तो पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मतलब समझे कि नहीं? चलो मैं समझाता हूं। देखो, आप एक इलेक्ट्रॉन पैदा करोगे तो साथ में एक प्रोटॉन भी पैदा हो जाएगा। मतलब हम चार्ज तो घटा बढ़ा सकते हैं, बट जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने एक प्रोटॉन पैदा किया तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी पैदा हो जाएगा, ठीक है। जो अपना डीके प्रोसेसिंग होती है, जैसे अपने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में होती है, उनमें नॉर्मली क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन, जैसे एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हो जाता है। मतलब फाइनली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल ही रहने हैं। तो जो नेट चार्ज है वो 0 ही आना है, ठीक है। किसी भी हालत में नेट चार्ज आपका 0 ही आना है, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ नेट चार्ज आप कह सकते हैं। अमेजिंग एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं चार्ज के, बट यहाँ पर हमने 2-3 एग्जाम्पल ही लिए हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल आपने सुना होगा, अंबर को ऊन से रगड़ो तो उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को, पेपर को और अपने बाल को, इनको अट्रैक्ट कर सकता है। अपने बालों की, सूखे बालों की कंघी करो तो कंघी में भी वो अट्रैक्शन आ जाता है, वो मतलब वो भी चार्ज हो जाती है। या अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आपने शर्ट पहनी हो पॉलिस्टर या नायलॉन की, उसको जब उतारो तो उसमें से चिटचिटाहट की आवाज़ आती है। वो बेसिकली क्या, वो शर्ट आपकी बॉडी से रगड़ खा के, आपकी बॉडी से रब होके चार्ज हो गई, जिसकी वजह से जब उतार रहे हो आप तो वो उसमें स्पार्किंग जनरेट हो रही है, ठीक है। आई होप आपको चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा बहुत बढ़िया रहेगा। बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।